हाँ जी, कैसे हो आप। नमस्ते विद्यार्थियों, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हमारे विद्यालय के द्वारा जो नया नवाचार है, आप सभी लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। लाइक सब्सक्राइब भी कर रहे हो, शेयर भी आप कर रहे हो, ये जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप ये मानकर चलना, हमारे जितने भी जो वीडियो है अगर आप उनमें जुड़े रहेंगे तो आप अन्य विद्यालयों से 2 कदम जरूर आगे रहेंगे। चलो आज हम जानते हैं, एक अपना टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी की तर्ज पर उस टॉपिक का, वो है हमारा देश भारत। आज हम एक टॉपिक है हमारा देश भारत। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, 9 में भी है। हर लेवल में अलग अलग प्रकार की जटिलता है। अगर मान ली 6 की बात करें तो उसमें सामान्य जानकारी है, 7 में फिर थोड़ा और जुड़ जाता है, 8 में, 9 में, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक तक पूरा विस्तारित रूप है। लेकिन हम तो 6ठी वाले, 7वीं वाले और 8वीं वाले बच्चों का लेवल तक ही पढ़ेंगे, इसलिए आप वीडियो से भागे नहीं बल्कि वीडियो में जुड़े रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा ये जो टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी का, वो रहेगा कक्षा 6 वाले विद्यार्थियों के लिए। तो आप इस वीडियो में जानेंगे हमारे भारत की सामान्य जानकारी के बारे में। देख सकते हैं पीछे भारत का मानचित्र है। इस भारत के मानचित्र के माध्यम से हम पूरी भारत की सामान्य जानकारी आज इस 10, 15, 20 मिनट की वीडियो में जानेंगे। तो जुड़े रहेगा 1 मिनट तक और लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में बनने के बाद आप उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि आप जैसा भी कोई दूसरा विद्यार्थी इसको देख सके। देखिए मेरा वीडियो। तो सामान्य आपको ये दिख रहा है भारत का मानचित्र। आप इस भारत के मानचित्र में देखने के बाद में सबसे पहले आप देखें कि ये बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार है। ये राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा है, भौगोलिक रूप से और प्राकृतिक रूप से भी भारत का जो मानचित्र है, भारत जो देश है वो बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि भारत के उत्तर वाला जो भाग है, उस उत्तर वाले भाग में हिमालय की पर्वतमाला है, यानी हिमालय की पर्वतों से ये वाला जो भाग है वो घिरा हुआ है। ये जो हिमालय पर्वतों के कारण ही उत्तर पश्चिम वाले भागों से हमारा देश हमेशा ही सुरक्षित रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ जो संकरी घाटियां हैं, यहाँ के जो छोटे छोटे दर्रे हैं, उनसे भी विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश के इन सीमाओं में घुसे भी हैं। लेकिन इसके साथ भी हम बात करते हैं भारत का विस्तारित रूप में जानेंगे कि भारत चार ओर से किस प्रकार से घिरा है। उससे पहले मैं बताता हूँ, इस भारत को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। आप जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है? आपने एक नाम सुना होगा, द्वीप। और द्वीप नाम जैसे आपके दिमाग में आता है तो आप कहते हैं स्थल का ऐसा भूभाग जो चारों ओर से क्या हो, जल से घिरा, उसे आप क्या बोलते हैं? द्वीप। लेकिन आपके सामने आएगी महाद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो स्थल का ऐसा भूभाग जो विशाल हो, बड़ा हो और उसके भी चारों ओर से वो किसी में जल से हो, प्राकृतिक अन्य कोई स्थल आकृति से घिरा हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो भारत इसी प्रकार से 3 ओर से जल से घिरा। कैसे? तो सबसे पहले यहाँ जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये अरब सागर से क्या है, घिरा है। यानी भारत के पश्चिम में अरब सागर है और अरब सागर के ही दक्षिण में भारत का एक द्वीप है, लक्षद्वीप। आपने इसके बारे में जाना होगा, लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है, छोटे मोटे 36 द्वीप है और उसकी जो राजधानी वो मिनिकोय है, लक्षद्वीप। खबर थी मिनिकोय, ठीक है। उसके बाद में लक्षद्वीप के ही अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो भारत का एक जलीय पड़ोसी देश है मालदीव। ये सामान्य आपको जानकारी होनी चाहिए, मालदीव का है तो लक्षद्वीप के दक्षिण में ये है भारत के दक्षिण, भारत के पश्चिम में अरब सागर। तो भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी से ही आपको जानकारी करवा दूं कि भारत में सर्वाधिक जो बरसात होती है मानसून वाली, वो इस बंगाल की खाड़ी से होती है। बंगाल की खाड़ी का मतलब ये हुआ कि बंगाल की खाड़ी से आने वाले आर्द्र हवाएं हमारे भारत में आकर बरसात करती है। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं, ये भी एक भारत का जलीय क्षेत्र है जो भारत के पूर्व में है। और इस बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हमारा एक द्वीप और भी है, जिसको सामान्य हम क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी एक द्वीप है। हम बात तो किसकी कर रहे हैं, प्रायद्वीप की। साथ में क्या जोड़ रहे हैं, द्वीप को। यानी आपको दोनों ओर से बता रहा हूं ताकि आपको जानकारी हो जाए। इसके साथ ही अगर यहाँ उस भारत के दक्षिण वाले भाग की बात करें तो यहाँ पर हिंद महासागर है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है और हिंद महासागर और भारत के बीच में एक पाक जल संधि है। क्या विद्यार्थियों, पाक जल संधि। तो अच्छा, इस संधि का मतलब क्या है? इस संधि का मतलब यह है
कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने के लिए इस संधि का उपयोग हम करते हैं। इसके तो ये देखो, अब आपने देखा कि उत्तर में हिमालय, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। इसलिए इस भूभाग को हम प्रायद्वीपीय के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ ही इसको हम क्या बोल सकते हैं, उपमहाद्वीप। कई बार इस भारत को हम उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। क्यों देते हैं? इसका कारण यह है क्योंकि भारत सांस्कृतिक भौगोलिक रूप से विस्तारित है, बड़ा भूभाग है। इसके अलावा उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप का ऐसा छोटा भाग जो एक निश्चित देशों की संख्या अपने पास रखता है। तो भारत उसमें अपने आप को सही साबित करता है। क्यों? क्योंकि भारत के जो निकटतम पड़ोसी देश है उनमें से पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। अगर साथ में बात करें तो यहाँ पर भारत के दो पड़ोसी और देश है, जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, तिब्बत वाला पार्ट है वो भी है। यानी ये सभी इस भूभाग में शामिल है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, उपमहाद्वीप बोल सकते हैं। इसके अलावा ये एक ऐसा भूभाग है जो चारों ओर से दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है और अभेद्य, जिसको कोई भेद नहीं सकता है, जिसके कारण प्राकृतिक रूप से वो सुरक्षित है। इस वाले भूभाग को हम उपमहाद्वीप के रूप में जानते हैं। तो हमने ये जानकारी सामान्य ये जाना कि भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में किस प्रकार से घिरा हुआ है। तो हमने जाना भारत को उपमहाद्वीप प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं। तो आपके एक सवाल है, भारत के तीन और कौन कौन से समुद्र हैं? बिल्कुल आप नोटबुक में उतार कर उसको जब विद्यालय खुलेगा तो बिल्कुल बताइएगा मेरे को, राजेश। आगे देखो हमारा, अब जानेंगे भारत का क्षेत्रफल। ये जो आप भूभाग देख रहे हैं, ये भूभाग विश्व की दृष्टि में कहाँ है? तो सबसे पहले मैं आपको एक ग्लोब बना दूं और यहाँ से जो रेखा है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का जो उत्तरी भाग है उसको क्या बोलते हैं? हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। आपको ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और यहाँ वाला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच वाली जो रेखा उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब आपको जानकारी करवा दूं कि जो उत्तर से दक्षिण तक जो रेखाएं खींचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ये जो इस प्रकार से जो रेखा है उसको सामान्य क्या बोलते हैं? उसको सामान्य बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। फिर से मैं आपको जानकारी करवा दूं कि उत्तर से दक्षिण तक खींची गई काल्पनिक रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश। और वही तो विश्व में अगर देखें तो भारत यहां पर स्थित है। और भारत यहां पर स्थित से मतलब गोलार्ध में देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर देशांतर में देखते हैं तो भारत उत्तरी पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो इसका मतलब है विश्व में जो भारत की स्थिति है वो भारत की स्थिति कहाँ है? विश्व में जो भारत की स्थिति है मेरे प्यारे बच्चों, वो है विश्व में जो भारत की स्थिति है वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर, उत्तरी पूर्वी देशांतर। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपनी विश्व में भारत की स्थिति है, ये आपको जानकारी है। अब ये जो आप पूरा इस प्रकार से पूरा भूभाग देख रहे हैं तो इसका पूरा कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका कुल क्षेत्रफल यानी जो भारत है उस भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो जो भारत है उस भारत का क्षेत्रफल है, ध्यान देना, 32,37,263 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का क्या है? क्षेत्रफल। अच्छा, 32,37,000 तो पूरे भारत का क्षेत्रफल है, लेकिन अगर हम उत्तर से दक्षिण तक की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक या जो भारत की जो लंबाई है वो है 3214 और पूर्व से पश्चिम तक यानी पूर्व से पश्चिम तक जो भारत की लंबाई है, चौड़ाई है, वो है 2933 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई। अच्छा, यहाँ आप जानेंगे भारत का जो उत्तर है वो कश्मीर, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत है 3214 किलोमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो कश्मीर का सामान्य मतलब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ सुदूर दक्षिण का जो भाग है कन्याकुमारी, वहां तक वो जो भाग है वो है 3214 किलोमीटर लंबा। और यहाँ से कच्छ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो भारत की चौड़ाई है
वो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम ज्ञात करें तो जानकारी आपको करवा दूं, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में 7वां स्थान है। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% ही भाग है और विश्व में भारत का स्थान 7वां है। आप कहेंगे भाई साहब 7वां है तो 6 और कौन से देश है जो भारत से बड़े हैं? बिल्कुल आपने सही पूछा। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले जो देश है वो है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, फिर अपना आता है अमेरिका, फिर अपना आता है ब्राजील, फिर अपना आता है ऑस्ट्रेलिया और फिर अपना रंग रंगीला प्यारा भारत। यानी ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और हमारा भारत है 7वें स्थान पर विश्व में अगर नजर दे। तो इस प्रकार से हमने भी भारत की सामान्य जानकारी को जाना है। आगे मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में और अलग। अब हम बात करेंगे हमारा ये जो भारत है, इस भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से। आपने देखा हमारा भी जो घर है, हमारे घर के आसपास भी कोई ना कोई पड़ोसी होता है। हम पड़ोसी से कई बार मददगार चीजों का आदान प्रदान करते हैं। क्या एक विशाल भूभाग भारत उसके भी पड़ोसी देश हो सकते हैं? क्या पड़ोसियों से सहायता ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमारा निकटवर्ती जो पड़ोसी देश है उनके बारे में बात करेंगे। देख लीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं पश्चिम वाले भाग में। तो ये वाला जो भूभाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला भूभाग है, इसको शायद पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है पड़ोसी में। पाकिस्तान के बाद में ये वाला जो भूभाग है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि पाकिस्तान से 1947 के बाद में अस्तित्व आया, उससे पहले ये हमारे भारत का क्या था, हिस्सा था। इसीलिए हमारा जो पूर्व में जो सीमा लगती थी वो अफगानिस्तान से लगती थी। इसीलिए ये वाला जो भाग है वो इसकी सीमा हमारे सिर्फ 89 यानी बहुत कम लगती है। तो एक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, एक हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान। उसके बाद में पूर्व में हमारा एक पड़ोसी देश और है, ये वाला भूभाग है पूरा यहाँ लेकर यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक का जो क्षेत्र है वो हमारे यहाँ पर चीन से लगता है। इसके साथ ही हमारे भारत की भूमि पर ही 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं, जिसमें सबसे पहले नेपाल और यहाँ पर है अपना भूटान। नेपाल और भूटान के पास यहाँ समुद्र में लगने वाले 2 हमारे ऐसे देश है, बंगाल की खाड़ी से जो एकदम पूर्व में है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, जो हमारे भारत का हिस्सा था। 1971 की लड़ाई के बाद इसने अपने आप का आत्मसमर्पण कर दिया और आज हमारे इसके साथ में अच्छे रिश्ते हैं और ये अपने विकास के लिए आज का भी आगे चल चुका है। लेकिन ये जो पाकिस्तान है आज भी आतंकी घटनाओं के कारण विश्व स्तर पर गिर चुका है। लेकिन ये सामान्य जानकारी हम बात करेंगे, अपने को सामान्य जानकारी प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर भी हमारा एक देश है जिसका नाम है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। उसके बाद में ये ध्यान रखना बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भी अगर पाकिस्तान के यहाँ नीचे नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर एक अपना जलीय देश और जलीय पड़ोसी देश जिसका नाम है मालदीव। मालदीव लक्षद्वीप है, उस लक्षद्वीप के दक्षिण में। इसके साथ में यहाँ पर भी एक जलीय देश है जिसको बोलते हैं श्रीलंका। अभी आप सभी लोग रामायण धारावाहिक देखा होगा, जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने श्रीलंका में जाकर वहां पर राजा रावण को उसको अपने घमंड का जो उन्होंने इस प्रकार से किया था, वहां उसको इस प्रकार से उनको बताया था कि हमें जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। वही श्रीलंका की बात कर रहे हैं। श्रीलंका के यहाँ पर एक नजदीकी अपना एक पड़ोसी जलीय देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। यहाँ पर भी हमारी भारत की संस्कृति संबंधित कई दस्तावेज मिले हैं जिसकी जानकारी हमें कई बार पता करते हैं। तो अब देखा भारत ये यहाँ पर पूरा यहाँ पर मानचित्र है और भारत के मानचित्र के माध्यम से हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद में चीन है, चीन के बाद नेपाल और भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के पूर्व में म्यांमार, फिर यहाँ पर मालदीव और उसके बाद श्रीलंका के साथ इंडोनेशिया। ये हमारे क्या है, पड़ोसी देश है। अब हम जानेंगे भारत के संपूर्ण राजनीतिक रूप में कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। अब जानेंगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, जिनमें से हम जानेंगे सबसे पहले भारत के कुल अभी राज्य हैं 28 तक। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके साथ ही भारत के जो केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित का मतलब क्या हुआ, जहां पर केंद्र सरकार क्या है
अधिकार होता है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश है 8। कौन कौन से जानेंगे। सामान्य आपको भारत के राज्यों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक का नाम है जम्मू और कश्मीर और एक है अपना लद्दाख। जम्मू कश्मीर के बाद में यहाँ पर अपना पंजाब के दक्षिण में यहाँ पर अपना रंग रंगीला कौन सा, राजस्थान के बाद में ये वाला जो क्षेत्र है वो है गुजरात। तो हमने अभी तक क्या पता लगाया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। गुजरात के जस्ट दक्षिण में क्या है, महाराष्ट्र के बाद में छोटा सा भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा, गोवा, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। गोवा के जस्ट दक्षिण में है अपना कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में यहाँ पर एक छोटा एकदम तटीय क्षेत्र है जिसका नाम है केरल। केरल के बाद में यहाँ पर है तमिलनाडु के उत्तर में यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, जिसको सीमांध्र बोलते हैं, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से 2014 में एक नया राज्य हमारे यहाँ पर मिला था जिसका नाम था तेलंगाना के जस्ट पूर्व में ये वाला जो क्षेत्र है वो है उड़ीसा, और उड़ीसा के यहाँ पर उत्तर में आप देखेंगे तो एक है पश्चिम बंगाल। ये देखो हमने कितने राज्यों की बात करनी है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब यहाँ से वापिस देखते हैं तो पंजाब के पास में भी एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद में यहाँ पर है उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से टूटकर 2000 में अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश के पास में यहाँ पर है बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो यानी यहाँ पर राजस्थान और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इसके बीच में जो भूभाग भाग है ये वाला, इसको पहले मालवा कहते हैं, वर्तमान इसको मध्य भारत या मध्य प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ये है मध्य प्रदेश। यहाँ से एक नया राज्य निकला था इधर वाला जिसका नाम है छत्तीसगढ़, और बिहार से भी एक नया राज्य मिलता है। अब मैं थोड़े यहाँ से इतने तक आप देखेंगे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कौन से। तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। कुछ एक राज्य है उनके बारे में और जानेंगे, थोड़ा सा इसको छाप करता हूँ। अब ये वाला जो भूभाग है इसके बारे में, पूर्वी भारत के जो राज्य उसके बारे में जानेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक राज्य बच गए थे, जैसे यहाँ पर बिहार से एक अलग हुआ जिसका नाम है झारखंड। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर नेपाल और यहाँ पर भूटान, नेपाल और भूटान के सीमावर्ती एक देश है जिसका नाम है सिक्किम। ये वाला भाग सिक्किम के यहाँ से उत्तरी पूर्वी साइड में जो राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में इसके जस्ट नीचे अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, नागालैंड के बाद मणिपुर है, मणिपुर के बाद मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये तीनों ही भारत के सुदूर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। ये वाला क्षेत्र वो अरुणाचल प्रदेश है, इधर वाला नागालैंड है, इधर वाला मणिपुर है, इधर वाला मिजोरम। ये वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं त्रिपुरा, यानी 3 ओर से जो क्या है जल से घिरा है। और यहाँ जो ये क्षेत्र दिख रहा है वो है मेघालय। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर ये जो 7 महीने जिनको बोलते हैं, तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो बहन है वो है अपनी असम, जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाने वाले भारत के पूर्वी राज्य है, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ठीक है, और साथ में हम ये जानेंगे एक यहाँ पर अपना एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो एकदम सुदूर दक्षिणी क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पर एक बड़ा राज्य है जिसका नाम है लक्षद्वीप, है ना। इधर आप पंजाब और हरियाणा, एक हमारे यहाँ पर राज्य देखेगा हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के बीच में ये वाला क्षेत्र वो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको सामान्य क्या बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं। दिल्ली यानी हमारे देश की क्या है, राजधानी। दिल्ली हमारे देश की राजधानी, जहां पर हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है। ये दिल्ली यहाँ पर है। तो पंजाब और हरियाणा के यहाँ पर मध्य भारत भाग में चंडीगढ़ है, जो पंजाब और हरियाणा क्या है, राजधानी है। ठीक है, दिल्ली यहाँ पर है, चंडीगढ़ है। इसके अलावा ये जो गुजरात के एकदम आप दक्षिण में जो भाग देख रहे हो, ये है अपना दमन, और इसको बोलते हैं दीव। दमन और दीव ये केंद्र शासित प्रदेश है।
इसके अलावा महाराष्ट्र के, ये जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, इस महाराष्ट्र के उत्तर में है दादरा और नागर हवेली। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप केरल देख रहे हो, केरल के पास तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में एक और केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 भौगोलिक रूप में बटा हुआ है। इनके 4 भाग है, एक है पुडुचेरी है, इधर एक जो स्थान है उसको बोलते हैं माह बोलते हैं, और 2 इसके और क्षेत्र है जो केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करते हैं। तो ये हमने जाना भारत के संपूर्ण राज्य को। हमने भारत के सबसे पहले जाना भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, उसके बाद हमने जाना भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, उसके बाद में भारत के संपूर्ण राज्य के बारे में जाना। अब हम जानेंगे भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो कौन कौन सा, उसकी क्या क्या विशेषता है। भारत का भौतिक स्वरूप, तो भारत के भौतिक स्वरूप में अगर देखें तो सबसे पहले उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में गंगा के मैदानी भाग, गंगा के मैदानी भाग के बाद में हम जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत के बाद में राजस्थान, पंजाब के बाद में जम्मू कश्मीर, और उसके बाद में गुजरात, यानी मैं बात कर रहा हूं इसका भारत का महान मरुस्थल, अर्थात थार का मरुस्थल। ये भी एक भौतिक स्वरूप है भारत का। इसके अलावा द्वीप समूह, और 1 2 3 4 5, इसके अलावा द्वीप समूह, और फिर एक और जो भौतिक स्वरूप है वो है तटीय मैदान। ये है भारत का भौतिक स्वरूप, यानी भारत है वो अलग अलग, कभी कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं द्वीप है, कहीं मरुस्थल है, तो कहीं जल ही जल है, कहीं नदियां हैं, कहीं झरने हैं। यानी भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो अपने आप में क्या है, अलग अलग है। अब भारत के मानचित्र के माध्यम से जानेंगे कि कौन सा भारत का भौतिक स्वरूप कहाँ पर विद्यमान है। तो सबसे पहले आपको फिर से एक बार मानचित्र की सहायता से बताऊंगा। जैसे ये सामान्य भारत का नक्शा है, उसमें यहाँ पर ये जानेंगे कि कौन सा वाला भूभाग कहाँ पर किस प्रकार से है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये इधर वाला, ये भारत की क्या है, भारत के ये वाला जो क्षेत्र है, ये भारत के पर्वत भौतिक भूभाग है जहां पर पर्वतीय पर्वत है। और आपको जानकारी करवा दूं कि इसी पर्वतों के समूह में विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट भी इसी वाले भूभाग की क्या है, एक स्वरूप है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व का क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है। और यहाँ पर जो हिमालय है वो 3 समांतर श्रेणियों में क्या है, बंटा हुआ। 3 समांतर श्रेणी कौन कौन सी, तो जो सुदूर उत्तर वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं हिमालय या बृहद हिमालय। उसके बाद में जो सेकंड है वो है मध्य हिमालय, या इसको बोलते हैं हिमाचल, और जो दक्षिण में है उसको बोलते हैं शिवालिक। तो ये हिमालय की क्या है, 3 अलग अलग समांतर श्रेणियां। तो हमने सबसे पहले वाले भूभाग के बारे में जाना, और यहाँ की सामान्य अलग अलग प्रकार की यहाँ पर कंचनजंगा है, मकाडो है, नेपाली पहाड़ियां, इस प्रकार से ये पहाड़ियों से घिरा है। ये भारत का एक ऐसा भौतिक प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, इसके साथ साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी ये शानदार। इसके अलावा यहाँ पर जो हिमालय पर्वतमाला है, रूस से आने वाली जो ठंडी जलवायु होती है उनको रोकने में भी काम करता है, इबादत है। और यहाँ पर हवाई जो टकरा कर बरसात करने में भी मददगार साबित होती है। ये सामान्य जानकारी इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद में हिमालय के दक्षिण में ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है इधर वाला,
ये है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदानी भाग। इन मैदानी भागों की विशेषता यह है कि यहाँ पर नदी जब हिमालय से निकलकर इन भागों में आती है तो अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है। उपजाऊ मिट्टी का मतलब है खादर और बागर जैसी वो मिट्टी लाती है, और इन्हीं खादर और बागर के द्वारा यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में अन्न का उपजाने का काम करते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों को अन्न के भंडार के रूप में भी जानते हैं, अन्न भंडार। इसमें से पंजाब है, हरियाणा है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, ये सभी क्षेत्र क्या है, सर्वाधिक मात्रा में इस मैदानी भाग के हिस्से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जंगल है, हमने बात कर ली उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में, उसके बाद गंगा के मैदानी भाग के बारे में। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भाग। ये वाला जो भाग देख इस प्रकार से जो त्रिभुजाकार की आकृति में, ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीप पठार, ये त्रिभुजाकार की आकृति। यहाँ के उत्तर में है अपना यहाँ पर ये जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला, अरावली के साथ में विंध्य पर्वतमाला, ये इसके उत्तरी भाग में। यहाँ इसके पश्चिम में सतपुड़ा की पहाड़ियां है, इसके दक्षिण में जो अनईमुड़ी या इलायची की पहाड़ियां पाई जाती है, और इसके अलावा यहाँ पर इसके पूरी भाग में नदियों का क्षेत्र, यानी ये तीन ओर से घिरा। ये भारत का सबसे पुराना पठारी भाग है, और अरावली पर्वतमाला भी इसी का हिस्सा है। ये अपने निक्षेप के कारण आज कटा फटा है, लेकिन कई जमाने में ये पठारी भाग अपनी उपजाऊ मिट्टी, काली मिट्टी और इसके साथ में ज्वालामुखियों से निर्मित होने वाली मिट्टी के कारण ये जाना जाता है। यहाँ से भारत की जो पुरानी नदियां है, जो उद्गम स्थान है, वो इन्हीं प्रायद्वीपीय भागों का एक हिस्सा है, जिसमें से आप कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है, महानदी है, ये सभी नदियों का भी भाग इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में कृषि हेतु उपयुक्त। अब अगला जो बात करेंगे हम थार के मरुस्थल के बारे में। ये जो अपना क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये इतना बड़ा, ये है अपना थार का मरुस्थल। ये भारत का ऐसा भाग है जहां पर जलवायु में बड़ी उथल पुथल होती है। यहाँ सामान्य सर्दियों में तो तापमान कम रहता है और गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है, इसलिए एक अलग प्रकार का जैव विविधता वाला क्षेत्र कहलाता है। और इसके साथ में अब हम बात करते हैं द्वीप समूह के। तो ये जो भूभाग है यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है, और ये भारत का एक ऐसा द्वीप समूह है जो पर्यटन की दृष्टि में और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में नारियल के जो वृक्ष है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोग हैं जो घूमने के लिए आते हैं, इसका घूमने की दृष्टि में बहुत ही योगदान साबित होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला भाग, इसको सामान्य बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो एक द्वीप समूह है। यहाँ पर कुल छोटे मोटे 241 द्वीप है, और ये दो भागों में बंटा हुआ है। उत्तरी भाग है अंडमान और दक्षिण भाग निकोबार। उत्तरी भाग में यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है, और दक्षिणी भाग में भारत का सबसे दक्षिणी भाग है इंदिरा पॉइंट, जो भी यहाँ की विशेषता है। अब हम बात करते हैं तटीय मैदानों के बारे में, यानी भारत के इस मानचित्र में मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जो भारत के क्या है, एक तट का निर्माण करते हैं। तो मैं बस आप थोड़ा सा वीडियो बना रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ कौन से। ये वाला जो आप भारत का हिस्सा देख रहे हो दक्षिणी भारत, इसमें यहाँ से क्या है, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद में केरल, केरल के बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में ओडिशा, ओडिशा के बाद में है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। यानी ये इससे 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य। ये 9 राज्य क्या करते हैं? तट का निर्माण करते हैं। ये तटीय मैदान कहलाता है, और इन तटीय मैदानों से भारत की आर्थिक रूप से बहुत ही कामयाब साबित है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में तट के किनारे में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन का कार्य होता है। इसके अलावा भी यहाँ पर अनेक प्रकार के रोजगार धंधे चलते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो भारत की अर्थव्यवस्था है उनमें अर्थव्यवस्था में काफी का योगदान है। हमने आज के इस वीडियो में जाना भारत की सामान्य जानकारी, और इसके अलावा हम जानेंगे कुछ जो क्वेश्चन है, वो मैं 5 क्वेश्चन आपके लिए कक्षा कार्य के लिए दे रहा हूं। तो आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतार कर बिल्कुल इसके उत्तर अपने घरवालों के साथ दीजिएगा। आज हमने जाना भारत की सामान्य जानकारी। अब मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी।
अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपके माता पिता के सहयोग से देख रहे हैं, तो पीछे कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का उत्तर आप अपने रफ में उतारेंगे, वीडियो देखेंगे, उसके बाद में आप प्रयास करेंगे उन प्रश्नों के उत्तर देने का। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? अगर वीडियो में शुरुआत में देखा तो भारत के क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन अगर आप इसका वीडियो देखेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। अगला, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं और उसके नाम आप लिखें। उसके बाद में भारत में कुल कितने राज्य हैं? जी हाँ, आपको अपडेट होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में राज्य और ये जो केंद्र शासित प्रदेश है वो चेंज हो गए। कैसे चेंज हो गए, क्या हो गए, आपकी जानकारी रजिस्टर बोलेगा। उसके बाद में भारत की पूर्व से पश्चिम वे उत्तर से दक्षिण की क्या लंबाई कितनी है, फिर से जानेंगे भारत के क्षेत्रफल का विस्तार। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? यानी एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, संधि करते हैं। तो आप बताइए हमारे इस वीडियो में पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में हुई है? तो विद्यार्थियों अब आपका काम शुरू। जय हिंद।